नमस्कार। लेट्स स्टार्ट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने ये समझा था कि जो 18th सेंचुरी इंडिया है, जो आपकी 18वीं सदी का भारत है, उसके अंतर्गत जो हमने 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को सीखा था और समझा था। और वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा थर्ड ट्रेंड था उसमें हमने देखा था कि विभिन्न यूरोप कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जब उन्होंने यहाँ के हालातों को देखा, उस हालातों के चलते उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई थी। उन कंपनियों में हमने पूरा एक सीक्वेंस देखा था कि किस प्रकार से डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। लेकिन 18वीं सदी के अगर हम उत्तरार्ध की तरफ चलते हैं, उत्तरार्ध का मतलब हो गया 1750 के बाद या उससे जस्ट पहले का जो समय है, वहां हम ये देखेंगे कि जो निर्णायक संघर्ष आपको विभिन्न यूरोपीय कंपनियों में मिलेगा वो मेनली होगी ब्रिटिश और फ्रेंच। इसीलिए आज हमने हेडिंग रखी है ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि पहली बात तो ये कि इनमें प्रतिस्पर्धा क्यों हुई। देखो, प्रतिस्पर्धा होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही क्या व्यापार करने के लिए आई थी, दोनों एक प्रकार की क्या थी, प्रतिस्पर्धी थी, तो उनमें प्रतिस्पर्धा होगी। लेकिन उसके कुछ रीजंस हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और जब प्रतिस्पर्धा होगी तो वो कुछ आपसी टकराव के रूप में भी नजर आएगी। तो इनके बीच में जो आपसी टकराव के रूप में जो नजर आएगी वो होंगे कर्नाटक के युद्ध। तो आज हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो होंगे ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के कारण और फिर कर्नाटक के युद्ध। और बाद में हम ये देखेंगे कि जब दोनों में संघर्ष होगा तो निर्णायक रूप से भारत में कौन अब स्थापित होने जा रही है, उनके कारणों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। यहां मैंने लिखा है ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा तथा कर्नाटक युद्ध। तो देखो, सबसे पहले हम यहां डिस्कस करेंगे कि दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के क्या क्या कारण रहे होंगे। तो देखो, पहला कारण मैंने लिखा है दोनों ही कंपनियां दक्षिण के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। दक्षिण को आप दो संदर्भ में देख सकते हो। जैसे आपको अगर मैप पता हो, मैं अगर शॉर्ट मैप बनाता हूं, यहां देखो आप, ये इस तरह से इंडिया का मैप है, तो आपको ये पता चलेगा कि ब्रिटिश कंपनी ने अपना जो मेन फोकस किया था वो इधर बंगाल की साइड किया था, और फ्रेंच कंपनी ने अपना किया था इधर साउथ की साइड, जो आपका ये मद्रास वाला जो एरिया है, ठीक है ना, कर्नाटक वगैरह यहां पर। तो अब इस एरिया पर दोनों ही कंपनी अपने आपको स्थापित करना चाह रही थी, मतलब वहां से जो व्यापार हो रहा था वहां पर एकाधिकार स्थापित करना चाह रही थी। तो एक रीजन तो ये रहेगा, फ्रेंच पहले से ही है तो ब्रिटिश वहां जाना चाहेगी, तो उनके बीच में क्या होगी, टकराट होगी। पहला रीजन समझ में आ गया, दक्षिण के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। दूसरा रीजन मैंने क्या लिखा है, दोनों कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो चुकी थी तथा दोनों ही अपने राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। यह बिल्कुल कॉमन कारण है। मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत में ये जो कंपनी आई, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई थी। उसके रीजन हमने पढ़े थे। एक रीजन तो देखा था कि जो सेंट्रल आपकी जो पावर थी, मुगल सम्राट या मुगल शासक जो भी थे वो कमजोर हो गए थे, और मराठे भी उतने सशक्त नहीं हो पाए थे, तो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो उस वैक्यूम को भरने के रूप में इनकी महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई थी। तो जब महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई तो दोनों क्या चाहेगी कि पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से हम अपने आप को क्या करें, स्टेब्लिश कर लें। तो ये भी एक रीजन रहेगा कि उनके बीच में क्या चलेगी, प्रतिस्पर्धा चलेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि देखो, यूरोप में भी क्या था, यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो जब कभी भी वहां उनके बीच संघर्ष आरंभ होता तो निश्चित रूप से उसका विस्तार भारत में आपको देखने को मिलता ही मिलता। तो थर्ड पॉइंट मैंने यही लिखा है कि यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी, और दोनों के बीच समय समय पर संघर्ष आरंभ हो जाता, और फिर शीघ्र ही यूरोपीय संघर्ष का भारत में विस्तार होता। एक सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में होगा, उसका विस्तार भी आपको भारत में दिखाई देगा। तो ये मोटे मोटे 3 रीजन है। पहला तो व्यापार पर एकाधिकार हो गया, दूसरा दोनों अपने आप को पॉलिटिकल स्टेब्लिश करना चाह रही है, और तीसरा जब यूरोप में संघर्ष है तो यहां पर भी आपको संघर्ष दिखाई देगा ही देगा। अब जब इनका संघर्ष हो रहा है तो वो संघर्ष आपको कर्नाटक के युद्धों के रूप में दिखाई देगा। 3 कर्नाटक युद्ध होंगे 1744 से लेकर के 1763 तक। ठीक है, अब हमें उनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, मैंने बहुत ब्रीफ में यहां पर कर्नाटक वार्स को लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम थोड़ा ट्रेंड्स को पकड़ते हुए उस चेन को पकड़ेंगे कि किस प्रकार से घटनाएं घट रही है। अल्टीमेटली तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें 2 इवेंट पढ़ने हैं, एक उपनिवेशवाद और एक राष्ट्रवाद। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री इन 2 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाली है।
उपनिवेशवाद का मतलब हो जाएगा कि ब्रिटेन द्वारा अब भारत पर एक तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है, वो उपनिवेशवाद हो जाएगा। और भारतीयों के द्वारा जो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की जाएगी वो आपके राष्ट्रवाद के रूप में आपको नजर आएगी। अब हम कर्नाटक युद्धों को थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो, कर्नाटक युद्ध, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे जो 1744 से आरंभ होकर 1763 तक चले थे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, मैंने लिख दी, इसको आप नोट करके पढ़ लीजिएगा, मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। जो फर्स्ट कर्नाटक वार था वो 1744 से आरंभ होकर 1748 तक चला। हालांकि इसमें कोई निर्णायक परिणाम निकला नहीं, दोनों ने क्या किया, आपस में युद्ध करने का प्रयास किया। अब वो युद्ध आप सोच रहे कि 1744 से 48 तक लगातार युद्ध चला, ऐसा कभी नहीं होता है। जब कभी भी इतने लंबे टाइम तक युद्धों की हम चर्चा करते हैं तो टाइम टू टाइम उनमें क्या रहता है, संघर्ष चलता रहता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, और निर्णायक रूप से इस समय तक आते आते एक तरह की सहमति बन जाती है, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है तो एक तरह से युद्ध विराम हो जाता है। लेकिन फिर आगे वापिस क्या होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में आरंभ हो जाएगा। देखो, युद्ध तो चलेंगे ही चलेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। और होगा क्या, किसी न किसी एक को तो कोई दूसरा रिप्लेस करेगा ही करेगा। तो ये जो संघर्ष है वो अनवरत चलेगा तब तक जब तक कि कोई एक रिप्लेस ना हो जाए। तो फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध आरंभ होगा जो लगभग 4-5 साल तक चलेगा। और इस युद्ध का कारण क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था, फ्रांसीसी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल था डुप्ले। वो बहुत ही एक्टिव भी था, बहुत ब्रिलियंट भी था और राजनीतिक सोच समझ रखने वाला व्यक्ति था। तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते यह युद्ध आरंभ हो गया था। फिर महत्वाकांक्षा क्या थी, देखो यहां पर मैं लिखा है, उसने क्या किया, हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप किया। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा तब आपको पूरा पता चलेगा क्या स्थिति है। तो ये जो डुप्ले था, चूंकि साउथ में आपको हैदराबाद में निजाम थे, ठीक है, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र में तो फ्रांस ने खुद ने कब्जा कर रखा था। तो यहां पर कोई भी उत्तराधिकार का मामला जब होता था तो उसमें वो क्या करने लग गया था, हस्तक्षेप करने लग गया था। तो इस वजह से भी क्या हो गया, एक प्रकार का ब्रिटेन और फ्रांस के बीच संघर्ष हो गया कर्नाटक युद्ध के रूप में। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से आरंभ होकर 1763 तक चला। और इस समय आपको मैं बता देता हूं, यूरोप में एक सप्तवर्षीय युद्ध भी आरंभ हो चुका था। तो उसका प्रभाव आपको थर्ड कर्नाटिक वार के रूप में दिखाई देगा। और इस युद्ध के दौरान एक बहुत निर्णायक संघर्ष होगा, वांडीवास एक स्थान है, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा, वांडीवास का युद्ध, ये एक निर्णायक संघर्ष होगा। इस युद्ध के पश्चात क्या होगा, अंग्रेज कंपनी जो होगी, यानी जो ब्रिटिश कंपनी है, वो पूरी तरह से फ्रेंच कंपनी को पराजित कर देगी। और इसी के साथ फ्रेंच कंपनी जो भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाह रही थी, वो जो उसका स्वप्न था, वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, कर्नाटक युद्धों की समाप्ति के पश्चात ये बात तो स्टेब्लिश हो गई है कि अब भारत में शासन कौन करने जा रही है, ब्रिटिश कंपनी और बाद में ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी क्या करने जा रही है, शासन करने जा रही है। तो ये देखिए, मैंने ये लिखा है, वांडीवास का युद्ध था। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी अंतिम रूप से ब्रिटिश कंपनी के हाथों पराजित हुई और इसी के साथ फ्रांसीसी कंपनी का भारत में राज्य निर्माण का स्वप्न चूर चूर हो गया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, पूरी सीरीज थी, मैंने क्या कहा, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तो हम जनरली सोचते हैं सीधा ब्रिटेन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन ऐसे ही थोड़ी पहुंचा था, या ब्रिटेन ऐसे ही भारत में मजबूती से स्थापित थोड़ी हुआ था, पूरा एक सीक्वेंस चला था। इधर मुगलों ने मौका दे दिया, वो कमजोर हो गए, इधर मराठे जो मजबूत थे लेकिन वो मुगलों को रिप्लेस नहीं कर पाए, इधर विभिन्न यूरोपीय कंपनी आई लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कमी थी। इन सब चीजों के साथ साथ ब्रिटिश कंपनी आगे बढ़ती चली गई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटिश कंपनी लकी भी थी, उसको वो सारा माहौल मिल गया और उस माहौल जब उसको मिला तो उसने उसका पूरा उपयोग किया और इस तरह से उसने भारत को एक मजबूत अपना उपनिवेश बना लिया। तो ये सीक्वेंस आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। और जब आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएंगे कर्नाटक युद्धों का वर्णन करो, कभी ऐसा नहीं आता। ये एकेडमिक्स में क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब आप पूरी उपनिवेशवाद को पढ़ोगे ना पूरा, तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन वो आप अच्छा कब लिख पाओगे, वो आप अच्छा तब लिख पाओगे जब आपको पूरे उपनिवेशवाद का जो पूरी सीरीज है उसकी आपको समझ होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कर्नाटक युद्ध हो गए। अब देखिए, यहां मैंने ये मैप बनाया है। इस मैप में आप देखिए, ये निजाम की टेरिटरी है आपकी, ये निजाम हैदराबाद वाला एरिया है, ये कर्नाटक है। हो सकता है थोड़ा ब्लर दिख रहा है, ये कर्नाटक है, पूरा कर्नाटक यहां लिखा हो भी, आप देख लीजिए किस तरह से कर्नाटक, ये कर्नाटक एरिया है। फ्रेंच की कंपनी मूलतः यहीं पर स्टेब्लिश थी। ये आपका बंगाल का एरिया है, ये पूरा पूरा मैप है आपका, ठीक है ना। उस समय भारत में कौन कौन से स्थान थे। और वांडीवास आपका इस जगह पर कहीं है, यहाँ पर इस जगह पर कहीं वांडीवास है आपका। तो यहाँ पर निर्णायक युद्ध होगा। तो यहाँ फ्रेंच कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी तो मूलतः उसने अपने आप को बंगाल में स्टेब्लिश किया था, ठीक है। लेकिन
वो भी तो चाह रही थी कि इन पूरे क्षेत्रों पर कब्जा हो। क्यों? क्योंकि देखो व्यापार तो हमेशा समुद्र तट के सारे ही होगा, तो ये भी तो एक इंपॉर्टेंट समुद्र तट है। ये अलग बात है कि भारत का मैक्सिमम व्यापार बंगाल से होता था, और ये भी एक ब्रिटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही। एक सामान्य सा इतिहास में एक स्टेटमेंट आता है कि भारत में स्थापित होने के लिए जो चाबी है, भारत का दरवाजा खोलने के लिए जो चाबी थी, वो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ढूंढी, जो उसे मिल गई, और वही चाबी डुप्ले ने मद्रास में ढूंढी तो उसे नहीं मिली। यानी पूरे भारत पर स्टेब्लिश होने के लिए ब्रिटिश कंपनी बंगाल की तरफ बढ़ी, और बंगाल पर बढ़ने के कारण उसको बहुत बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, और कोई भी कंपनी को अगर स्टेब्लिश होना है तो उसको पहले इकोनॉमिकली मजबूत होना पड़ेगा। और संयोगवश डुप्ले आ गया इधर नीचे की तरफ, तो उसको वो संपन्नता या वो क्षेत्र नहीं मिला। तो ये भी एक बाई चांस था या बाई लक था, तो किस्मत ने भी ब्रिटिश कंपनी का साथ दिया। तो ये आपका कर्नाटक वाला क्षेत्र है, यहाँ विभिन्न युद्ध हुए थे और यहाँ वाणिवास का युद्ध हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, हमने ये समझ लिया कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा क्यों है। फिर हमने देख लिया वह प्रतिस्पर्धा आपको किस रूप में दिखाई दे रही है। वह प्रतिस्पर्धा आपको कर्नाटक युद्धों के रूप में दिखाई दे रही है। अब हम ये देखेंगे, आपको ये तो पता चल गया कि फ्रेंच कंपनी हार गई, तो वो क्यों हारी, या ब्रिटिश कंपनी के समानांतर फ्रेंच कंपनी क्यों असफल रही, उसके भी तो कारणों की चर्चा करनी पड़ेगी। तो अगली चीज हम देखते हैं, ब्रिटिश के समानांतर फ्रांसीसी कंपनी की विफलता के कारण। कुछ कारणों की हम चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहला कारण तो मैंने क्या लिखा है, कोई भी देखो कंपनी इकोनॉमिक रूप से मजबूत होगी तो वो हर हिसाब से अपने आप को मजबूत स्थापित कर पाएगी। तो यही वजह है। देखो, संसाधनों के मामलों में ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी से कई आगे थी, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन थे। और विशेषकर एक युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध, हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्या है वो, 1757 में। उस युद्ध के पश्चात बंगाल के जो संसाधन थे उस पर ब्रिटेन का एक तरह से कब्जा हो चुका था। तो अब देखिए आप, ब्रिटिश कंपनी पहले से ही मजबूत थी, फिर बंगाल जो भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, वहां के संसाधनों पर भी अब किसका कब्जा हो गया, ब्रिटिश का हो गया। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ब्रिटिश कंपनी संसाधनों में फ्रेंच कंपनी से कई आगे निकल गई थी। तो ये एक रीजन रहेगा। दूसरा रीजन क्या है, ब्रिटिश कंपनी आर्थिक व्यवसायिक निर्णय लेने में स्वतंत्र थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के मामलों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप था। ये चीज आप आज के संदर्भ में भी देख सकते हो। एक शब्द आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी बाहर की कंपनियां यहाँ आकर के काम करना चाह रही है, तो अगर सरकार के बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया जाएगा तो उनके लिए काम करना आसान नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसको थोड़ा फ्रीडम दे दी जाए, ठीक है, थोड़ा उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए, तो उनके लिए काम करना बहुत आसान होता है, वो तेजी से निर्णय ले सकते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी के साथ यही था। कंपनी बेसिकली ब्रिटेन में थी, वहीं से सारी गवर्न होती थी, तो वहां की जो शासक था, वहां की जो सत्ता थी, उन्होंने इस कंपनी के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनको कह दिया, आपको अगर कोई भी इकोनॉमिक फ्रंट पर या कोई कमर्शियल फ्रंट पर जो भी निर्णय लेने आप स्वतंत्र हो। लेकिन फ्रांसीसी कंपनी में बड़ी दिक्कत थी, वहां की जो शासक थे या वहां की जो सत्ता थी, ठीक है ना, जो भी रूलर थे, वो उस कंपनी के मामलों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते थे। तो जब हस्तक्षेप होगा तो वो निर्णय उतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे। और आप ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई संघर्ष होता है, संघर्ष दो पक्षों में होगा, तो जो पक्ष निर्णय तीव्रता से ले पाता है उसके आगे बढ़ने की या उसके फ्रंट पर रहने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए डिसीजन मेकिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ब्रिटिश कंपनी के पास डिसीजन मेकिंग पावर थी, और विशेषकर आर्थिक और व्यवसायिक मुद्दों पर, उस मुद्दों पर उसके पास बहुत अच्छी पावर थी। तो ये रीजन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। तीसरा रीजन क्या है, ब्रिटिश कंपनी को योग्य अधिकारियों की सेवा प्राप्त हुई, जबकि फ्रांसीसी कंपनी में डुप्ले के अतिरिक्त और कोई इतने योग्य अधिकारी नहीं थे। ये भी एक बाई चांस है। ब्रिटिश कंपनी में जितने भी गवर्नर जनरल आते रहे या जो भी कंपनी के हेड के रूप में आते रहे, वो सारे के सारे क्या थे, बहुत टैलेंटेड थे, ब्रिलियंट थे, उनको सब कामों की समझ थी, बहुत परिपक्व थे। लेकिन फ्रांसिस के पास इस प्रकार के योग्य अधिकारी नहीं थे, केवल डुप्ले ही था। और डुप्ले की वजह से फ्रांसीसी कंपनी को बहुत फायदा भी हुआ, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा भी डिटेल में जाना नहीं, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्यों ब्रिटिश कंपनी फ्रांस की कंपनी से आगे निकल गई। सबसे पहला फ्रंट, उसके पास रिसोर्सेज आ गए। दूसरा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत मजबूत थी, सरकारी हस्तक्षेप कम था। और तीसरा आपको यहां लिखाई दिया कि ब्रिटिश को योग्य अधिकारियों की सेवा भी प्राप्त हुई। तो ये पूरा घटनाक्रम है ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। तो जो विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी, जिनमें निर्णायक रूप से संघर्ष चला ब्रिटिश और फ्रेंच में, और उस संघर्ष के बाद यह बात स्टेब्लिश हो गई कि अब भारत पर शासन कौन करने जा रहा है, ब्रिटिश कंपनी या बाद में ब्रिटिश क्राउन, वो शासन करने जा रहा है। तो ये एक तरह से पहला फेज था उस कंपनी का,
कंपनी ने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश कंपनी ने, कि जो यूरोपियन राइवल थे उसके, यूरोप से उसके साथ जो प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, पहले तो उनको मार्केट से क्या करो, आउट करो। अब वो क्या करेंगे ब्रिटिश, उसकी सफलता का दूसरा चरण शुरू होगा। भारत के कुछ बड़े बड़े राज्य जो स्वतंत्र रूप से स्टेब्लिश हो चुके थे, मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए जब हमने ये पढ़ा था फर्स्ट ट्रेंड, वहां पर मैंने कहा था कि मुगल साम्राज्य जब कमजोर हो रहा है तो भारत में कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके हैं। अवध हो गया आपका, बंगाल हो गया, ये स्वतंत्र हो चुके थे। तो अब चूंकि स्वतंत्र थे, पॉलिटिकली भी मजबूत हो रहे थे, इनके पास रिसोर्सेज भी थे, तो अगर इन राज्यों पर कंपनी अपना अधिकार स्थापित कर लेती है तो वो और ज्यादा मजबूत होती चलेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेज में कंपनी क्या करेगी, इन स्वतंत्र राज्यों पर अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहेगी, जिससे भारत पर वो और मजबूती से शासन को कर पाए। तो यहां तक आपकी क्लियर हो गया। अब अगली टॉपिक हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्रिटिश सफलता का दूसरा चरण तथा भारतीय राज्यों के समानांतर कंपनी की सफलता। मैंने यही तो बताया, कंपनी पहले यूरोपीय कंपनी को आउट करेगी, अब भारतीय राज्यों पर अपना शिकंजा कसना स्टार्ट करेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका बंगाल, ये आपको बंगाल को ही मेनली डिस्कस करना है। बंगाल, अब बंगाल पर ही क्यों किया, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैंने लिखा है, बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत रहा था, ये हम जानते ही हैं, और यूरोप की ओर निर्यात की जाने वाली लगभग 40% सामग्रियां बंगाल से ही आती थी। तो ये तो इंपॉर्टेंट रीजन है कि बंगाल पर क्यों कब्जा करना चाहेगी कंपनी, क्योंकि जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा संसाधन है, वहीं पर कंपनी अपने आप को स्टेब्लिश करेगी। एक रीजन तो ये हो गया। एक दूसरा रीजन भी है, बंगाल में कंपनी को एक विशिष्ट अधिकार भी प्राप्त था। क्या था, यहां पर लिखा है देखो, इसके अतिरिक्त बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का एक विशेष हित सुरक्षित था, क्योंकि इसने यानी कंपनी ने 1717 में मुगल बादशाह से चुंगी मुक्त व्यापार, अभी मैं बताऊंगा क्या है, करने का दस्तक, देखिए इस लाइन को पढ़िए आप, मुगल बादशाह से चुंगी मुक्त व्यापार करने का दस्तक प्राप्त कर लिया था। अब इसको आप समझिए क्या है। देखिए भारत में केंद्रीय सत्ता में कौन है, मुगल सम्राट है। तो भारत में आपको कोई भी व्यापार वगैरह करना या कोई भी काम करना है तो आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, मुगल सम्राट से। ये तो बात क्लियर है। आज के संदर्भ में भी आप देख सकते हो, जब भी कोई फॉरेन ट्रेड होता है, बाहर से कोई वस्तु आती है या आप यहां से कोई वस्तु बाहर भेजते हो, तो हमेशा कस्टम ड्यूटी लगती है। जो भी आपकी चेक पोस्ट होती है वहां पर ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो अब देखिए ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि जो मुगल बादशाह थे 1717 में, उस समय उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि बंगाल की साइड हमारा व्यापार चल रहा है, तो हम वहां से व्यापार कर रहे हैं, तो आप हमें चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार दीजिए। चुंगी मुक्त का मतलब क्या हो गया कि हम यहां से अगर कोई वस्तु बाहर भेज रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं यूरोप की तरफ, तो आप हम पर टैक्स मत लगाइए। तो मुगल बादशाह ने कह दिया, चलो ठीक है, मैं आपको एक साइन करके पेपर दे देता हूं। उस पेपर का नाम क्या था, दस्तक। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, दस्तक एक प्रकार का प्रपत्र है जिस पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मुगल बादशाह के साइन के द्वारा कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी अगर कोई भी व्यापार कर रही है या निर्यात कर रही है तो उस पर कोई तरह का टैक्स नहीं लगाइए। तो एक तरह से छूट होगी। देखिए आप, तो निश्चित रूप से जब उसको बंगाल में छूट मिल गई तो कंपनी बंगाल में अपने आप को और मजबूती से स्टेब्लिश करना चाहेगी। पहला रीजन तो संसाधन और दूसरा रीजन चुंगी मुक्त व्यापार। क्लियर। फिर आप देखोगे मुगल सल्तनत के कमजोर होने की स्थिति में, हमें पता ही है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्टेब्लिश हो रहा था। बंगाल में कई सारे नवाब आए थे, बंगाल में जो शासक थे उनको नवाब कहा जा रहा था। कुछ नाम लिखे हैं, बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां था, फिर आगे सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम अगले लेक्चर में देखेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। जिस प्रकार से कर्नाटक युद्धों ने यह तय किया कि ब्रिटिश और फ्रेंच में अब ब्रिटिश भारत पर शासन करेगी, उसी प्रकार इन युद्धों के पश्चात आपके कौन से प्लासी और बक्सर युद्धों के पश्चात यह तय हो जाएगा कि भारत में कौन शासन करने जा रही है, ब्रिटिश कंपनी शासन करने जा रही है। तो उस समय बंगाल में नवाब कौन होगा, सिराजुद्दौला। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो आज के लेक्चर में हमने ये देख लिया है, ब्रिटिश कंपनी अब भारत पर अपने आप को मजबूती से स्टेब्लिश कर रही है। तो इस लेक्चर को तो मैं यही समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से बंगाल के संदर्भ में जो आपके प्लासी और बक्सर के युद्ध होंगे उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे उनके क्या क्या प्रभाव और परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।